हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे अपने चैनल साइंस बाय बैक वेंचर पर फिर से एक बार स्वागत है। यह हमारे मैकेनिक चैप्टर का 4th क्लास रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले 3 क्लासेस नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। यह प्लेलिस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस प्लेलिस्ट में हम अभी तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन, वन लाइनर प्लस न्यूमेरिकल्स रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वह सब इस प्लेलिस्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि साइंस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लिया तो आपका साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर आने लगेगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? हमें इसमें जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। हमें इसमें मोहन की पावर पूछा गया है। पावर बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क को हमें एमजीएच में लेना है। मास दिया गया है हमें 40 किलोग्राम इंटू जी दिया है 10। हाइट का पता हमें सबसे पहले करना है। हाइट के लिए हमें दिया गया है 50 सीढ़ियां है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 50 गुना 15 होता है 750। 750 यह सेंटीमीटर में आ चुके हैं। अगर हमें इसे मीटर में बदलना है, 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मीटर में बदलने के बाद आ जाएगा 7.5 मीटर। हाइट की वैल्यू 7.5 यहाँ पर पुट कर देंगे। डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम दिया गया है हमें 10 सेकंड। 10 से इस 10 को हम काट देंगे। 40 गुना 7.5 होता है 300। 300 वाट हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 300 वाट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? कथन ए घर की छत पर रखी एक ईंट, यह एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कथन बी एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है। कथन बी भी एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कथन सी संपीड़ित स्प्रिंग, यह भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। कथन डी जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, यह भी एक स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच पर वस्तु में डैश डैश होगी। हम सबको पता है, अगर जमीन से हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं और वस्तु एच ऊंचाई पर पहुंचती है तो यहाँ पर हाइट के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और यहाँ पर ऊपर में उसका वेग 0 हो जाने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि साइकिल चलाते समय ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यह तीनों ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, जबकि रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए द्रव्यमान। यह जड़त्व मापने की इकाई है, क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान के सीधा प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा जड़त्व बढ़ेगा उतना ही ज्यादा द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान हमारा सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। हम सबको पता है भार बराबर होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण के। भार दिया गया है हमें 200 न्यूटन इज इक्वल टू मास हमें पता करना है इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें 10 दिया गया है। 10 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मास। 10 से हम 200 को डिवाइड करने के बाद 20 kg, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और हम इसे दूसरी तरह से भी पता कर सकते थे। हमें द्रव्यमान पूछा गया है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। केजी इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए में न्यूटन दिया गया है जो कि बल का होता है। ऑप्शन बी में पास्कल दिया गया है जो कि प्रेशर का होता है। ऑप्शन सी में वैट दिया गया है जो कि शक्ति का मात्रक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बल डिवाइडेड बाय त्वरण इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर में दिया गया है फोर्स डिवाइडेड बाय त्वरण इज इक्वल टू मास, मास यानी कि द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट का डैश डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। हम सबको पता है द्रव्यमान यह एक अदिश राशि है और वह किसी भी स्थान पर ले जाने पर उसका मान नियत रहता है, उसका मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? संवेग बरोबर होता है m इंटू वी। इसमें संवेग दिया गया है हमें 50 इज इक्वल टू मास हमें पता करना है इंटू वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। यह 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद में डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू मास। 5 से इस 50 को हम 10 बार में काट देंगे, मास आ चुका है हमारा 10 केजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश डैश के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जड़ तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम डैश डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। हम सबको गति का तीसरा नियम पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। अगर हमें किसी भी गति के समीकरण का संबंध पता करना हो, इस समीकरण का पहला एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट जो होगा वही उस गति के समीकरण का संबंध प्रदान करता होगा। इसका पहला एलिमेंट दिया गया है वेग, वेग, और दूसरा लास्ट का एलिमेंट दिया गया है स्थिति। मतलब हमारा गति का तीसरा समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्थिति। उसी तरह गति का पहला समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यह समय और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यह समय और स्थिति के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध प्रदान करता है, दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच, तीसरा नियम वेग और स्थिति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिगति वेग कितना है? हमें इसमें पिस्तौल का प्रतिगति वेग पूछा गया है। इसमें पिस्तौल का संवेग बराबर होगा गोली के संवेग के। संवेग बराबर होता है मास इंटू वेग। पिस्तौल का संवेग हो जाएगा मास इंटू वेग, बराबर हो जाएगा गोली का संवेग मास इंटू वेग। पिस्तौल का मास दिया गया है हमें 3 केजी इंटू वेग हमें पता करना है, वी को ऐसे कैसे लिखेंगे। गोली का मास दिया गया है हमें 40 ग्राम इंटू वेग दिया गया है 180 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमें गोली का मास ग्राम में दिया गया है, इसको हम केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, इस 3 से ये 18 6 बार में चले जाएंगे। v इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 10, v इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकंड। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर बल हम गोली की तरफ लगा रहे तो पिस्तौल इस तरफ विस्थापित हो रही है, इसलिए यह आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माइनस 2.4 मीटर पर सेकंड, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम यह संवेग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह बलों के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद को टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा गति नियम इस व्याख्या को प्रदान करता है। गति के तीसरे नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। हम इन तीनों नियम को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नियम, V इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यह नियम वेग और टाइम से संबंधित है। गति का दूसरा नियम, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह नियम स्थिति और समय से संबंधित है। गति का तीसरा नियम, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। यह नियम वेग और स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1687 यह न्यूटन के गति का प्रकाशन वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक निकाय पर संवेग परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल की अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। यह हमारा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। हम आगे की दिशा में गति के जड़त्व में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डैश डैश कहा जाता है। kg यह मास का यूनिट है, इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह एक्सेलरेशन को दर्शाता है। मास इंटू एक्सेलरेशन यह फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यह नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर दिया गया है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसी कहा जाता है। दोनों वस्तु के मध्य लगने वाला बल हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नाव तट से दूर चली जाएंगी। क्योंकि अगर समझो नाव यहाँ पर है, वह आदमी तट की तरफ कूदते समय नाव को पीछे की ओर धक्का देगा, इसलिए वो नाव तट से दूर चली जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जाता है। उसी तरह न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। यहाँ पर न्यूटन के गति का तीसरा नियम यूज में आता है। अगर एक आदमी 70 kg का है, वह 50 न्यूटन से किसी आदमी को धकेल रहा है, तो वह 50 kg वाला आदमी भी उस दूसरे आदमी को 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जितना बल इधर से लग रहा है, समान बल उधर से लगेगा। यही न्यूटन का तीसरा नियम कहता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। अगर यह आदमी उस आदमी को 100 न्यूटन का बल लगा रहा होता तो यह आदमी भी उस आदमी को 100 न्यूटन का ही बल लगा रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के नियम प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग से गति करने वाले कणों के लिए अच्छे साबित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन नंबर डी गति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। इस बल का कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस बल का कारण जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। हम सबको पता है द्रव्यमान सीधा प्रोपोर्शनल होता है जड़त्व के। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसमें जड़त्व होगा। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जड़त्व रेलगाड़ी और हवाई जहाज में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। हमें इसमें कहा गया है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर लगने के कारण और एक ही दिशा में लगने के कारण दोनों बल जुड़ जाएंगे। 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन होता है 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 न्यूटन यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वस्तु का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गति की स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बल। बल वह भौतिक इकाई है जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गति की स्थिति को बदलने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन यह संतुलित बल का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल भार पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिबल द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है, आयतन पर भी नहीं। प्रतिबल क्षेत्रफल पर और बल पर निर्भर करता है। इसे हम दाब की तरह भी समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रफल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स दिया गया है हमें 10 इज इक्वल टू मास दिया गया है हमें 10 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता करना है। 10 से इस 10 को हम काट देंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे खिंचाव बल कहा जाएगा, क्योंकि उस वस्तु को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है इसलिए उसे खिंचाव बल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बल की मात्रा ज्ञात करने के लिए कहा गया है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें हमें मास दिया गया है 5 केजी। एक्सेलरेशन का हमें पता करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग दिया गया है हमें 7, प्रारंभिक वेग दिया गया है 4 डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है हमें 2 सेकंड। 7 माइनस 4 होता है 3 डिवाइडेड बाय 2। 3/2 ये हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है 3/2। 5 गुना 3 होता है 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5।
ऑप्शन नंबर बी 7.5 न्यूटन हमारा सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या है? इसमें हमें औसत बल पूछा गया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया है हमें 100 ग्राम। इसे हम केजी में बदलने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू एक्सेलरेशन का हमें पता करना है। एक्सेलरेशन बरोबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग दिया गया है 0, क्योंकि यह वस्तु अंतिम में जाकर रुकने वाली है, इसलिए अंतिम वेग 0 हो जाएगा। माइनस प्रारंभिक वेग दिया गया है 30 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है 0.05 सेकंड माइनस 30। इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें ऊपर 2 0 लेना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 होता है माइनस 600। हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है माइनस 600। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 600। इस 2 0 से ये 2 0 खत्म, इस 1 0 से ये 0 खत्म। माइनस 60 न्यूटन ये हमारा फोर्स आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी माइनस 60 न्यूटन ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ पर डैश डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 केजी मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहा जाता है। संवेग परिवर्तन दिया गया है हमें 10, समय दिया गया है 0.02 सेकंड। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 0 लगाना पड़ेगा। 2 से इस 1000 को डिवाइड करने के बाद 500 न्यूटन यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। बल हो जाएगा 500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। यह असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। अगर यह कोई वस्तु है, इधर से 5 न्यूटन का बल और इधर से 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो दोनों ही कार्य माइनस में चले जाएंगे। 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निकाय पर कार्य करने वाला बल 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है? इसमें हमें बल का परिणाम पूछा गया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया है हमें 8 केजी। एक्सेलरेशन का हमें पता करना है। एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग दिया गया है हमें 9, प्रारंभिक वेग 4 डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है 2। 9 माइनस 4 होता है 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इस 8 को हम 4 बार में कट कर देंगे। 5 4 जा 20 न्यूटन यह हमारा फोर्स आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बलों में होता है बल एक सदिश राशि है, इसलिए बलों में परिणाम और दिशा दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है
तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? हमें इसमें बल का परिणाम बताना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया है हमें 1000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का पता हमें सबसे पहले करना है। एक्सेलरेशन बरोबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। कार को रोका गया है इसलिए अंतिम वेग 0 हो जाएगा माइनस प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 4 ज़ा 72, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 20। प्रारंभिक वेग हमारा 20 आ चुका है। डेट हुआ टाइम दिया गया है हमें 4 सेकंड। एक्सेलरेशन आ चुका है हमारा 5। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। 1000 गुना 5 होता है 5000। 5000 को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।